वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू आवर यूट्यूब चैनल यूर डायरेक्शन। और आज हम लोग पढ़ेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। क्लास 10th का टॉपिक है। वीडियो जो है आपकी दो पार्ट में आएगी। पहले पार्ट को थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी रखेंगे और सेकंड पार्ट में मेनली हम लोग रिएक्शंस वगैरह ज़्यादा पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मेटल और नॉन मेटल का एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं। जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हमें पहले से पता है, जो हमने छोटी क्लासेस में पढ़ी है, वो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है वो देख लेते हैं। तो जैसे स्ट्रेंथ की बात की जाए तो सबको पता है मेटल्स जो होते हैं वो स्ट्रॉन्गर होते हैं। मेटल्स आर स्ट्रॉन्गर देन नॉन मेटल्स, सबको पता है। मेटल जो होते हैं वो मजबूत होता है और नॉन मेटल थोड़ा कमजोर होता है। लेकिन केमिस्ट्री इज अ सब्जेक्ट ऑफ एक्सेप्शंस। तो यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, वो है डायमंड। डायमंड एक नॉन मेटल होने के बावजूद काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ये एक एक्सेप्शन है। ठीक है, फिर आते हैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पे। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में क्या चक्कर है भाई? तो जो मेल्टिंग पॉइंट होती है मेटल्स की वो काफी हाई होती है एज कंपेयर टू नॉन मेटल्स। लेकिन यहाँ पर भी दो एक्सेप्शन है, सीजियम और गैलियम। ये दो मेटल है लेकिन इनको हाथ पे रखोगे मेल्ट हो जाएगा। मतलब हाथ का टेम्परेचर क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, 37.8 से लेकर 38.7 के बीच में। इनसे भी कम मेल्टिंग पॉइंट है, इस टेम्परेचर से भी कम मेल्टिंग पॉइंट है सीजियम और गैलियम की। हाथ पे रखो मेल्ट हो जाएगा। लेकिन बाकी मेटल्स ऐसे नहीं होते हैं। मेटल्स की जो मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट होती है ये काफी हाई होती है। ठीक है, ये दो चीजें हमने देखी। इसके बाद फिर हम देखते हैं मेटल की और प्रॉपर्टीज। तो कंडक्टिविटी एक आती है प्रॉपर्टी कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज वेल एज हीट ऑल्सो। मेटल हीट को और इलेक्ट्रिसिटी को दोनों को ही काफी अच्छे तरीके से कंडक्ट करते हैं, मतलब एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर कर पाते हैं। नॉन मेटल्स के पास ये प्रॉपर्टी नहीं है। यहाँ पर फिर एक एक्सेप्शन है नॉन मेटल में, ग्रेफाइट। जनरली नॉन मेटल्स जो होते हैं वो होते हैं इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। बट यहाँ पर एक नॉन मेटल है जिसका नाम है ग्रेफाइट, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है बड़े अच्छे से। पेंसिल जो होता है ना, पेंसिल के जो ये लीड होता है, पेंसिल का लीड जिसे लिखते हैं, वो ग्रेफाइट का बना होता है, उसमें ग्रेफाइट यूज होता है। तो उससे आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, एक छोटा सा सर्किट बनाना और सर्किट के बीच में ग्रेफाइट का यूज करना और बत्ती जला के देखना, जलेगा। तो ग्रेफाइट क्या है? कंडक्टर है, नॉन मेटल होने के बावजूद कंडक्टर है। ये हम लोग कभी और बताएंगे कि क्यों होता है, वो क्या है, फ्री चार्ज, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेप्ट क्यों है वो कंडक्टर। ठीक है, तो वो एक कंडक्टर है। लेकिन जनरली नॉन मेटल्स कंडक्टर नहीं होते हैं, मेटल्स कंडक्टर होते हैं। फिर एक होता है कि मेटल और मेटल को जब आपस में ऐसे हम ठोकते हैं तो आवाज आता है। जैसे स्कूल में छुट्टी होती थी तो क्या होता था, वो हथौड़े को मारा जाता था, एक बड़ा सा रहता था बेल, उस पे तो आवाज आता था, टन टन टन, सोनोरस साउंड। तो मेटल जब एक दूसरे को स्ट्राइक करते हैं, व्हेन वन मेटल स्ट्राइक्स अनदर मेटल, अ सोनोरस साउंड इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, अ रिंगिंग साउंड इज प्रोड्यूस्ड। इस रिंगिंग साउंड को हम क्या कहते हैं? इस प्रॉपर्टी को, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होने वाले प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? सोनोरस। तो मेटल्स जो होते हैं वो सोनोरस होते हैं, मतलब जब एक मेटल दूसरे पे स्ट्राइक करेगा तो एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होती है। फिर उसके बाद प्रॉपर्टी आती है कि मेटल्स जो होते हैं वो लस्चरस होते हैं। मेटल जो है चमकते हैं, है ना, मेटल्स देखे होंगे चमकते रहते हैं, हमेशा शाइन करते हैं। तो मेटल्स आर लस्चरस, इस चमकीलेपन को लस्चर कहा जाता है। मेटल्स आर लस्चरस, दे शाइन। इसके बाद एक प्रॉपर्टी है कि मेटल्स को हम लंबे लंबे वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। होता है ना मेटल का वायर, कॉपर वायर जो हमारे घर में यूज हो रहा है, मेटल का बना हुआ है। फिर उसके बाद एल्यूमिनियम वायर भी बहुत बार यूज होता है, वो भी हमारा क्या है, इसका बना हुआ है, मेटल का। गोल्ड का जो वायर्स बना के उसका चेन वगैरह बनाते हैं, वो भी क्या हो गया, मेटल है। ठीक है, तो ये सारी चीजें मेटल होती हैं। तो मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। मेटल से हम पतले पतले वायर्स बना सकते हैं। एक फैक्ट है कि गोल्ड इतना ज्यादा डक्टाइल मेटल है कि 1 ग्राम गोल्ड से लगभग 1 किलोमीटर लंबी वायर बनाई जा सकती है। सोचिए कितना ज्यादा ये डक्टाइल होता है। उसके बाद आता है मैलिएबिलिटी, कि मेटल्स आर मैलिएबल, मतलब कि मेटल्स को पतले पतले चादरों में पीटा जा सकता है ना, उनका पतला पतला चादर बनाया जा सकता है। जैसे कि क्या होता है कि हमें जब लंच ले जाना होता है तो एक एल्यूमिनियम फॉइल में रोटी को लपेट के दिया जाता है। तो एल्यूमिनियम फॉइल क्या है? मेटल है। मेटल को देखो कितना पतला फॉइल में कन्वर्ट कर दिया गया। तो मेटल कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। ठीक है, मेटल को पतले पतले शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो मेलिएबिलिटी हो गई, डक्टिलिटी हो गई, सनरस हो गया, लस्टरस हो गया, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की बात हो गई, स्ट्रेंथ हो गई,
ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे कि किस चीज की मैं बात कर रहा था, जो चीज हम पहले पढ़ चुके हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब आते हैं हम जो मेन चीज है, केमिकल प्रॉपर्टी, चैप्टर के अकॉर्डिंग शुरू करते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टी की बात हो गई, ठीक है। तो याद रखना, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज मैंने मेटल की बताई है, नन मेटल बिल्कुल उसका उल्टा होता है। जैसे नन मेटल कंडक्टर नहीं होता है, उसके पास लस्टर नहीं है, मैलिएबल नहीं है, सोनरस नहीं है, तो उसका उल्टा उल्टा कर लेना, ठीक है। अब आते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज पे। केमिकल प्रॉपर्टीज किसका? मेटल का। केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं जरा, किसका? मेटल का। तो सबसे पहले सबसे आसान जो है वो बताते हैं, ठीक है। वैसे सब आसान ही है, कुछ टफ नहीं होता है ना, लाइफ में ना सब्जेक्ट्स में कुछ टफ नहीं होता है, सब आसान होता है, तो हो जाएगा। तो अगर मेटल को जला दिया जाए, तो किसी चीज को जलाने का मतलब मैंने बहुत बार बताया है क्या होता है। किसी चीज को जलाना मतलब क्या? उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा देना। तो जब मेटल को जलाया गया, यानी कि जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, तो क्या बनेगा? मेटल ऑक्साइड बनेगा। When metal reacts with oxygen it forms metal oxide, इसी को बर्निंग कहते हैं। कोई चीज अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रही है तो उसको हम बर्निंग मान सकते हैं, या फिर अगर कोई चीज अगर जल रही है तो वो जरूर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट की होगी, क्योंकि कंबशन में होता क्या है? ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीजन से कोई चीज रिएक्ट कर जाती है। तो जब किसी मेटल को हम जलाएंगे एयर में, तो क्या बनेगा? मेटल ऑक्साइड बनेगा। तो जैसे कुछ बेसिक एग्जांपल्स हम देखते हैं, जो बड़े छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं। तो छोटे छोटे एग्जांपल्स में हम लोग देखेंगे कि जैसे मैग्नीशियम रिबन को जलाया गया था, लैब में जलाया होगा मैग्नीशियम रिबन को। अगर नहीं जलाया है तो फिर कुछ नहीं कह सकते, बट अगर जला के दिखाया गया होगा तो देखा होगा कि एक मैग्नीशियम रिबन लिया, उसको थोड़ा रब किया, रब करने के बाद उसको जला दिया, ठीक है। वो बर्नर पे कुछ देर तक रखना पड़ता है, क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर थोड़ा हाई होता है। इग्निशन टेम्परेचर मतलब किसी चीज को उस टेम्परेचर तक पहुंचाना जिसके बाद वो जलने लगे, ठीक है। जैसे पेपर का ना इग्निशन टेम्परेचर काफी कम होता है, पेपर को थोड़ा बहुत हीट भी मिलता है तो वो जल जाता है। वही देखो, जो फुलझड़ी जलाते होगे दिवाली में, उसको काफी देर तक कैंडल पे रखते होगे, क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर काफी हाई है, वो बहुत गर्म होगा उसके बाद जलेगा, वो तुरंत नहीं जल सकता है। वैसे ही जो मैग्नीशियम होता है ना, मैग्नीशियम रिबन, उसका इग्निशन टेम्परेचर काफी हाई होता है, तो उसको हम बंसन बर्नर पे काफी देर तक लगा के रखते हैं। वो लैब में जो एक होता है ना बर्नर, उस पर काफी देर तक लगा के रखते हैं, उसके बाद वो जलता है, जल के फिर राख में कन्वर्ट हो जाता है। तो मैग्नीशियम रिबन जो है वो जलता है, और जलने के बाद हमें फॉर्मूला क्या देता है? मैग्नीशियम, MAGNESIO, मैग्नीशियम। जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो बनता है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनता है? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जब भी कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा वो मेटल ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। वो क्या बनाएगा? मेटल ऑक्साइड बनाएगा। और याद रखना एक चीज, हमेशा हमेशा याद रखना कि जो ये मेटल ऑक्साइड्स होते हैं ना, ये जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, मतलब ये बेस की तरह होते हैं। इनका जो पीएच है, इनका जो पीएच है ये 7 से ज्यादा होगा, ठीक है। बेस होते हैं, बेसिक होते हैं, बेसिक नेचर ये शो करते हैं। और अगर कोई मेटल ऑक्साइड, अगर कोई मेटल ऑक्साइड वाटर सोल्यूबल भी है, मतलब पानी में घुल भी जा रहा है, तब ये बेसिक है, बट एक स्पेशल टाइप का बेस है। कौन सा बेस? अल्काली। अल्काली किस टाइप का बेस है ये? अल्काली। अल्काली आर दोज बेसेस व्हिच आर सॉल्युबल इन वाटर, सुना होगा। तो ये क्या है? एक अल्कली है। अगर मेटल ऑक्साइड कोई बनता है तो वो बेसिक होगा 110%, याद रखना इस बात को। पीएच उसकी 7 से ज्यादा होगी, नेचर जो है वो बेसिक होगा। लेकिन अगर वही मेटल ऑक्साइड पानी में डिसॉल्व भी कर जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? अल्कली नेचर का है, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। तो हमने देखा कि मेटल ऑक्साइड्स बन जाते हैं जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। फिर हमने देखा कि
कुछ मेटल ऑक्साइड्स जो पानी में डिसॉल्व भी कर जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, अल्कली कहते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड तो सबको पता होगा ना, NaOH, बहुत बार नाम सुना होगा NaOH का। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है जो पानी में डिसॉल्व हो जाता है, इसलिए इसको हम अल्कली कहते हैं। सोडियम है तो मेटल होगा, ऑक्साइड है ना, सोडियम ऑक्साइड से बना होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये क्या है, ये बेस है, पानी में डिसॉल्व हो जाता है तो इसको हम अल्कली कहते हैं। बेसेस व्हिच आर सॉल्युबल इन वाटर आर नोन एज अल्कली, ठीक है। और जो बेस पानी में डिसॉल्व नहीं होता है उनको अल्कली नहीं कहते हैं। तो इससे एक और स्टेटमेंट क्लियर होता है ना कि ऑल अल्कली आर बेसेस बट ऑल बेसेस आर नॉट अल्कली। जितने भी अल्कली हैं वो बेस तो हैं ही, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो बेस पानी में सॉल्युबल होता है उसी को ना अल्कली कहते हैं। तो जितने अल्कली हैं वो बेस तो हैं ही, बट जितने बेस हैं वो सारे वाटर सॉल्युबल थोड़ी हैं, तो सारे बेसेस को अल्कली नहीं कह सकते हैं। तो स्टेटमेंट यहां से क्लियर होता है कौन सा, कि ऑल अल्कली आर बेसेस बट ऑल बेसेस आर नॉट अल्कली, ठीक है। इसके बाद अब हम देखते हैं नन मेटल के बारे में कुछ चीज। तो जब नन मेटल को जलाएंगे, तो नन मेटल को जलाएंगे तो जैसे मेटल को जलाएं तो मेटल ऑक्साइड बना, नन मेटल को जलाएंगे तो क्या बनेगा, नन मेटलिक ऑक्साइड। अब जाहिर सा बात है कि मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक नेचर का था, तो नन मेटेलिक ऑक्साइड किस नेचर का होगा, एसिडिक, है ना। नन मेटेलिक ऑक्साइड किस नेचर का होगा, एसिडिक नेचर का होगा, बिल्कुल होता है। नन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, बिल्कुल थ्योरेटिकल बात है। इसके बाद हम देखते हैं कि क्या होगा अगर किसी मेटल को हम पानी में डिसॉल्व कर दें। तो मेटल अगर पानी में डिसॉल्व हो रहा है तो सबसे पहली बात ये अल्कली है, तो क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व होगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। जैसे Na को पानी में घोल दो तो NaO, Na2O एक्चुअली बैलेंस कर देते हैं तो बनेगा, और साथ में H2 भी निकलेगा, ठीक है। कंप्लीट रिएक्शन बैलेंस नहीं है, वरना 2H2 निकलता है, यहां भी 2 आता। ये क्या हुआ, मेटल ऑक्साइड बना और हाइड्रोजन गैस बना, बिल्कुल सही है। अब अगर क्या हो किसी मेटल ऑक्साइड को पानी में घोले, मेटल को पानी में घोले तो मेटल ऑक्साइड और H2 बना। क्या हो अगर किसी मेटल ऑक्साइड को पानी में घोल दें, तब क्या लिबरेट होगा, किसी मेटल ऑक्साइड को अगर पानी में घोल दोगे तब क्या लिबरेट होगा। तो जब किसी मेटल ऑक्साइड को पानी में घोलोगे तो लिबरेट होता है मेटल हाइड्रोक्साइड। कौन लिबरेट होता है, मेटल हाइड्रोक्साइड। तो जब मेटल को डिसॉल्व करेंगे पानी के अंदर तो बनेगा मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। जब किसी मेटल ऑक्साइड को पानी में डिसॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड। इसके पीछे के कुछ एग्जांपल्स हम अभी देखते हैं। अब एग्जाम्पल से पहले याद रखना कि अगर सोडियम को या पोटेशियम को पानी में डायरेक्ट डालते हो, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम ना काफी ज्यादा वोलेटाइल कह सकते हो, वोलेटाइल एलिमेंट्स है, वोलेटाइल मेटल्स हैं, हाईली रिएक्टिव, बहुत ज्यादा रिएक्टिव एंड दे विगरसली रिएक्ट विथ वाटर। पानी के साथ बहुत ही मतलब भयानक टाइप से रिएक्ट करते हैं, बहुत ही खतरनाक तरीके से रिएक्ट करते हैं। पानी के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो ये हीट एनर्जी बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे और तुरंत प्रोड्यूस करते हैं, मतलब ऐसा लगेगा कि एक्सप्लोड करेगा। सोडियम को अगर पानी में डालोगे तो लगता है कि बम जैसा ब्लास्ट किया, इतना ज्यादा। इनफैक्ट उसको हाथ पे भी नहीं रख सकते हो, हाथ पे रखोगे आग लग जाएगा, हाथ पे रखोगे एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन के साथ तुरंत रिएक्ट करेगा, हाथ पे भी नहीं रख सकते। तो सोडियम को और पोटेशियम को केरोसिन में डुबा के रखा जाता है कि उसको अगर केरोसिन में डुबा के रखेंगे, क्योंकि केरोसिन क्या है, एक स्टेबल कंपाउंड है, किसी से रिएक्ट नहीं करता जल्दी, तो उसको क्या है, सोडियम को अगर हम केरोसिन में डुबा के रखेंगे तो क्या होगा कि सोडियम किसी और से रिएक्ट नहीं कर पाएगा,
केरोसिन के अंदर एयर थोड़ी जाएगा, तो उससे वो रिएक्ट नहीं कर पाएगा, और रिएक्ट नहीं करेगा तो सुरक्षित रहेगा, क्योंकि अगर उसको हम हाथ पे भी रखें तब तो उसको ब्लास्ट कर जाना है। पोटेशियम के साथ भी यही दिक्कत है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि अच्छा एक रिएक्शन पहले हम और देख लेते हैं। जैसे एल्यूमिनियम को पानी के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो पता है ना, बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, बस बता रहा हूँ, Al2O3 प्लस H2, ये सब तो याद होगा, ठीक है। ये नहीं है, ये बस मैं भी बता रहा हूँ एग्जाम्पल। तो ये सब रिएक्शंस कुछ है, ये देख लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो एक और बच्चों को दिक्कत रहती है कि मेटल्स को पहचाने कैसे। तो क्या है ना कि लैटिन नेम पहले लिखो, और लैटिन नेम अगर याद है तो देखना कि जिनके भी नाम के एंड में यूएम आता है ना, यूएम, वो सारे मेटल्स होते हैं। पोटेशियम, कैलियम, स्ट्रोंटियम, हर्गेरियम, फेरम, ऑरम, आर्जेंटम, जितने देख लो सारे के सारे यूएम से खत्म होते हैं। तो जिनके नाम के अंत में यूएम आएगा वो क्या हो जाएंगे, मेटल्स हो जाएंगे। और जिनके नाम के अंत में यूएम नहीं आता है वो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं। अब कोई ये मत पूछ देना कि आयरन क्या है, ठीक है। आयरन ऑब्वियसली एक मेटल है। और दूसरा चीज फेरम, नाम नहीं है ना उसका आयरन, वो तो हमारा कॉमन लैंग्वेज में नाम है। मैंने क्या बोला कि लैटिन नेम याद रखना है, ठीक है। गोल्ड नहीं, ऑरम याद रखो। सिल्वर की जगह पर आर्जेंटम, लैटिन नेम अभी तक याद हो जाना चाहिए था, अगर नहीं है तो अब कर लो। लिड, लिड की जगह क्या याद रखना है, प्लम्बम, पीबी, प्लम्बम, यूएम। तो यूएम जिसके एंड में आएगा वो हमारे हो जाएंगे मेटल्स, और जिनके एंड में यूएम नहीं आएगा वो तो नॉन मेटल है, ठीक है। फिर एक ना और दिक्कत होती है कि सॉल्ट्स कैसे पहचाने, सॉल्ट्स, ठीक है। सॉल्ट्स कैसे पहचाने, तो देखना कि अगर कोई एक कंपाउंड है, कोई एक कंपाउंड लिखा हुआ है कुछ भी ऐसा, और उस कंपाउंड के जो दो एलिमेंट्स हैं, ऑब्वियसली एक मेटल है और दूसरा नॉन मेटल है, ठीक है। एक मेटल है और दूसरा नॉन मेटल है, तो बहुत चांसेस होते हैं कि वो सॉल्ट हो। ये कुछ एग्जांपल्स हो गए, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स हो गए। ये कुछ एग्जांपल्स हो गए। तो ये सब क्या हो जाते हैं, हमारे सॉल्ट्स हो जाते हैं। तो एसिड बेस वाला रिएक्शन अगर याद है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, जब एक एसिड एक बेस से रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। मेटल और नॉन मेटल भी अगर आपस में रिएक्ट किया तो बनाएगा क्या, सॉल्ट ही बनाएगा, ठीक है। तो इतना चीज अभी याद रखना है, इतना चीज अच्छे से एकदम रिकैप करते रहो। अगले वीडियो में हम क्वेश्चंस और मेजर रिएक्शंस खत्म कर लेंगे। गुड बाय।